Hello everyone. Today we are going to study about winding up of the company and different modes of winding up. What is winding up of company? It is a term commonly associated with the ending up of company's existence. जब कंपनी का अस्तित्व खत्म हो रहा होता है तब ये टर्म हम यूज़ करते हैं. It is a process of liquidation. In fact, winding up precedes dissolution and company exists until dissolved. तो ये समझ लेना चाहिए कि वाइंडिंग अप एक प्रोसेस होता है जो कि डिसोल्यूशन से पहले कंटिन्यूएशन में होता है जब तक कि कंपनी अपना एग्जिस्टेंस लूज़ नहीं कर देती या डिज़ोल्व नहीं हो जाती. अकॉर्डिंग टू गोवर, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी is a process whereby company's life is ended and its property administered for the benefit of its creditors and members. तो कंपनी यहाँ पे ख़त्म होती है और जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो क्रेडिटर्स और मेंबर्स के राइट्स को पे ऑफ करने में यूज़ कर ली जाती है. अब अगर मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप की बात करें तो सेक्शन 270 बोलता है कि दो तरह से कंपनीज वाइंड अप हो सकती हैं. एक होता है वॉलंटरी वाइंड अप, जिसके बारे में मैं अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, और दूसरा जो बचा हुआ है इस वीडियो में डिस्कस करना है, दैट इज़ वाइंडिंग अप बाय द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल. तो आइए हम डिस्कस करते हैं वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल. सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं इन विच द कंपनी में बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल, विच इज़ मैंशनड इन सेक्शन 271 सबसेक्शन 1. So a company may, on the petition under section 272, may be wound up by the tribunal. तो tribunal winding up को order कर देता है when company applies or makes petition under section 272. If the company is unable to pay its debt, अगर कंपनी अपने कर्ज नहीं उतार पा रही है तो ऐसा होता है. If the company has by special resolution resolved that the company is to be wound up, अगर बाय स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी के मेंबर्स मिलकर के ये फैसला लेते हैं कि हाँ कंपनी को वाइंड अप करना अब अनिवार्य है, तो भी ऐसा होता है. इफ़ द कंपनी हैज़ एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी या मॉरलिटी, इन सब के अगर लैकिंग होती है, कमी होती है, या कंपनी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे करके कोई गलती करती है, तो इस तरह की वाइंडिंग अप ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकता है. इफ़ द ट्रिब्यूनल हैज़ ऑर्डर्ड द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी अंडर चैप्टर 19, तो चैप्टर 19 के अंतर्गत भी ट्रिब्यूनल ऑर्डर करता है इस तरह की वाइंडिंग अप. इफ़ ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय रजिस्ट्रार और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट by notification under this act, the tribunal is of the opinion that the affairs of the company have been conducted in a fraudulent manner. अगर किसी भी तरह का फ्रॉड कंडक्ट हो रहा है तो भी ट्रिब्यूनल के द्वारा वाइंडिंग अप ऑर्डर की जा सकती है. Moreover, the company was formed for fraudulent and unlawful person. अगर पर्पज़ अगर कंपनी बनी ही फ्रॉड करने के लिए हो तो भी, या फिर पर्सन कंसर्न इन फॉर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट या फॉर्मेशन ऑफ इट्स अफेयर्स हैव बीन गिल्टी ऑफ फ्रॉड. मैंने कुल मिला के अगर कंपनी या उसके मेंबर्स फ्रॉड के तहत कंपनी को बनाते हैं या संचालित करते हैं तो इस तरह का डिसोल्यूशन ऑर्डर होता है. इफ़ द कंपनी हैज़ बीन मेड अ डिफ़ॉल्ट इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार इट्स फाइनेंस स्टेटमेंट or annual returns, then also immediately proceeding 5 consecutive financial years, then such type of dissolution can be ordered. तो 5 लगातार फाइनेंशियल ईयर्स तक अगर एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल करने में डिफ़ॉल्ट गलती हो रही है तो फिर इस तरह की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है. If the tribunal is of the opinion that it is just and equitable that company should be wound up, अगर ट्रिब्यूनल ये उचित समझता है कि इस कंपनी को तो वाउंड अप होना ही उचित है तो भी ऐसा निर्णय लिया जा सकता है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 271 सबसेक्शन 2, a company shall be deemed to be unable to pay its debt if
अब कब हम ऐसा जानेंगे कि कंपनी अपने डेब्ट्स नहीं पे कर पा रही, अपने कर्ज नहीं उतार पा रही है? तो पहली कंडीशन जो आती है कि इफ़ अ क्रेडिटर बाय असाइनमेंट और अदरवाइज और टू whom the company is indebted for amount exceeding 1 lakh rupees then due has served on company by causing it to be delivered at its registered office by registered post or otherwise. A demand requiring the company to pay the amount so due and the company has failed to pay the sum within 21 days. 21 days तक भी अगर 1 लाख तक का अमाउंट वो पे नहीं कर पा रही है, after the receipt of such demand or to provide adequate security or restructure or compound the debt to the reasonable satisfaction of the creditor, तब फिर हम ये मान सकते हैं कि कंपनी अपने डेब्ट्स नहीं उतार पा रही है। दूसरी बात, इफ़ एनी एग्जीक्यूशन और अदर प्रोसेस इशूड ऑन अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट or tribunal in favor of a creditor of the company is returned unsatisfied in whole or in part. तो अगर डिक्री या ऑर्डर को भी नहीं मान पा रहे हैं और अनसेटिस्फैक्ट्री तौर पे उसको लौटा दिया जा रहा है, तो फिर ये कह सकते हैं कि कंपनी अपना डेब्ट क्लियर करने की स्थिति में नहीं है। If it is proved to the satisfaction of the tribunal that the company is unable to pay its debt, and in determining whether the company is unable to pay its debt, the tribunal shall take into account the contingent and prospective liabilities of the company. अगर ट्रिब्यूनल को ये सेटिस्फाई कर दिया गया कि वाकई स्थिति खराब है, तो भी ये माना जा सकता है कि कंपनी अपने डेट्स क्लियर करने की स्थिति में नहीं है। अब कौन पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप दे सकता है अंडर सेक्शन 272? तो ट्रिब्यूनल को जो पिटिशन जो लोग दे सकते हैं फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी आर, फर्स्ट वन द कंपनी इटसेल्फ, सेकेंडली द क्रेडिटर और क्रेडिटर्स, thirdly any contributory or contributories, fourth one any or all of the persons specified above together, next is the registrar, yet another any person authorized by central government, and the last but not the least in case of falling under section 271 subsection 1 subsection C by central government or the state government itself. तो इतने सारे लोग हैं जो कि पिटिशन दे सकते हैं कंपनी को वाइंड अप करने के लिए। ट्राइब्यूनल के पावर्स क्या होते हैं? सेक्शन 273 के अंदर बताया गया है कि ट्रिब्यूनल चाहे तो डिसमिस कर सकता है विद और विदाउट एनी कॉस्ट पूरे प्रोसेस को। दूसरी बात, मेक एन इंटरिम ऑर्डर, कोई मध्यवर्ती ऑर्डर दे सकता है जैसा कि उसको उचित लगे। नेक्स्ट, अपॉइंट अ प्रोविजनल लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी टिल मेकिंग ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर, जब तक वाइंडिंग अप का ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक कोई लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकता है प्रोविजनली। नेक्स्ट, मेकिंग एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी विथ और विदाउट कॉस्ट, तो कॉस्ट या कॉस्ट के बिना ऑर्डर कर सकता है वाइंडिंग अप को, एंड एनी अदर ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट। नाउ व्हाट अबाउट कॉपी ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर टू बी फाइल्ड विथ रजिस्ट्रार? दिस इज मेंशन्ड इन सेक्शन 277 सबसेक्शन 1. Under this section, it is mandatory that a copy of winding up order must be filed with the registrar of companies. Any action after filing of such order on behalf of company shall be taken only through the official liquidator. तो रजिस्ट्रार के पास मैंडेटरी है फाइल करना इस ऑर्डर को। Then directors to file statements of affairs of the company to the tribunal. सेक्शन 274 कहता है कि डायरेक्टर्स को, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, उनको ट्राइब्यूनल के सामने पूरे कंपनी के जितने भी स्टेट ऑफ अफेयर्स है उसको फाइल करना अनिवार्य है। फिर कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल, सेक्शन 357, द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी commences not from the date of order, but it shall be deemed to commence from the date of presentation of the petition as provided in section 357 subsection 2 of Companies Act. तो जिस समय petition present की जा रही है उस दिन से मानेंगे कि कंपनी
का वाइंडिंग अप हो गया. Procedure of winding up by tribunal is mentioned under section 275. With a view to conducting winding up of proceedings of companies smoothly, the central government may attach to each high court an official liquidator and the official receiver attached to the district court for insolvency purpose, or any other person may be appointed official liquidator which is attached to the district court. The appointment is made by notification in official gazette. What is the effect of winding up order? According to section 277 subsection 1, effect of winding up order is that the petitioner and the company must also file with the registrar of companies a certified copy of winding up order within 30 days from the date of making of the order. In computing the period of 30 days, the time requisite for obtaining a certified copy is excluded. Secondly, the winding up order operators in favor of all creditors and contributories, as the provisions of the Act relating to winding up are basically intended to safeguard the interests of the creditors of the company and its shareholders. This is section 278. The order operates as a notice of discharge to the officers and employees of companies, except when the business of the company is continued for limited purpose of winding up. After the official liquidator is appointed, consequent to the winding up order in respect of company, he becomes a liquidator of the company by virtue of his office. Where a winding up order has been passed or a provisional liquidator has been appointed for a company, no suit or legal proceeding can be commenced now onwards or continued against the company except with the leave of the tribunal. Last is yet another consequence of winding up order in prohibition of fraudulent preference. Any transfer of property, delivery of goods, payment, execution, or other act relating to the property made, taken, or done by or against a company within 6 months before the commencement of the winding up is void as a fraudulent preference. So this is section 328, and with this we just come to end of winding up of the companies. So guys, this is the short and brief lecture on winding up. I hope this is going to help you in your studies. Stay safe. God bless you all.